लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसी चल रही है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अंग्रेज और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता जो थी वो भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक सहायक संधि लागू किया गया था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके कारण क्या थे और उनके क्या परिणाम थे। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन सारे टॉपिक से लगातार जो है यूपीपीएससी मेंस में प्रश्न आ चुके हैं। तो हम देखेंगे कि इन टॉपिक पे अगर आपको फिर से क्वेश्चन आता है, चाहे वो घुमा के हो, तो आपको वहाँ पे किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना है। जैसे कि मैं एक पहला क्वेश्चन लेता हूँ, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच प्रतिद्वंद्विता का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मूल रूप से कर्नाटक युद्ध के बारे में वो जानना चाहता है आपसे। कर्नाटक में आपको पता होना चाहिए 3 युद्ध हुए हैं। फर्स्ट युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 48 तक हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ है वो 1749 मतलब आप कह सकते हैं 48-49 तक हुआ था। वहीं तीसरा जो युद्ध हुआ है 1756 से लेकर 63 तक हुआ है। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो पहला युद्ध हुआ था वो अंत हुआ है एक्सला-शापेल की संधि से। एक्सला-शापेल की संधि, ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए साइड में लिख रहे हैं। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो पांडिचेरी के संधि से समाप्त हुआ था, पांडिचेरी की संधि से। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो आपका था पेरिस की संधि से। ये आपने अगर हिस्ट्री पढ़ रखा है पहले से तो आपको पता होगा। हम ये इसलिए बताए हैं कि इसी के आधार पर देखोगे तो ये पूरा जो क्वेश्चन आंसर है ये चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना चाहूँगा कि फ्रांसीसी और अंग्रेज जो थे इनके बीच प्रतिद्वंद्विता का आखिर परिणाम क्या हुआ। तो जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ, पहला जो कर्नाटक युद्ध था वो तो यूरोपीय मुद्दे से शुरू हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया में एक उत्तराधिकार का युद्ध संघर्ष चला था, जिसका विस्तार जो है भारतीय क्षेत्र में भी देखने को मिला। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप। यह हालांकि हुआ है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, जो कि आप देखोगे कहीं ना कहीं फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो प्रतिद्वंद्विता चल रहा था उसका जो है ये परिणाम था। तो एक पॉइंट आपको यहाँ से निकल जाएगा। और जो आपको पहले मैं बता रहा था वो था जैसे कि उत्तराधिकार संघर्ष जो कि मैंने आपको बताया ऑस्ट्रिया में चल रहा था, उसका विस्तार जो है आपको इंडिया में भी दिखेगा। उत्तराधिकार संघर्ष का भारतीय क्षेत्र में प्रभाव। तो ये आप यहाँ पे 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके पश्चात आप देखोगे कि एक तरह से 3 जब कर्नाटक युद्ध हुए हैं उसमें अंग्रेजों की वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो आप ये भी एक पॉइंट बता सकते हो कि इन दोनों के बीच जो प्रतिद्वंद्विता हुई थी उसके पश्चात ये हुआ कि ब्रिटिश शासन का प्रभुत्व स्थापित। और ये कब से हुआ है? तो 1760 में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच एक युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, इसमें फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं और अंग्रेजों की विजयी हो जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, एकमात्र जो है भारत में यूरोपीय शक्ति ब्रिटिश बनकर उभरती है, जो कि इन दोनों के बीच दुश्मनी का ही परिणाम था।
तो ये तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो। अगले पॉइंट के रूप में अगर हम देखें तो इसके पश्चात जो है भारतीय राजनीति पर जो प्रभाव पड़ा है कि जितने भी शासक हुए हैं उसका जो है कठपुतली के रूप में उपयोग किया जाना। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो, कठपुतली शासक बनाया जाना। इसमें आप फिर से एक उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि कर्नाटक में चंदा साहब को बनाया गया था। उसी तरह से अगर हैदराबाद की बात करें तो दो के बीच यहाँ पे संघर्ष चला है जिनका नाम है नासिर जंग एवं मुजफ्फर जंग। यहाँ भी आप देखोगे तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिलचस्पी लिया जाने लगा था और अब कोशिश यह किया जाने लगा कि भारतीय क्षेत्र में जो भी नए जो है उत्तराधिकार का संघर्ष हो या फिर कोई भी राज्य में जो है कोई संकट हो तो इसमें ये लोग हस्तक्षेप करें। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो डुप्ले के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद के जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हुए वो भी कमोबेश यही भूमिका निभाते थे। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। अगले पॉइंट की बात करें तो आप देखोगे कि इनके जो बीच संघर्ष हुआ था उसके बाद भारतीय राजनीति में सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपको वो सैनिकरण को लेकर, यानी सैन्यकरण को लेकर। इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो है भारतीय शासक को भी अब लगने लगा कि जो यूरोपीय सैनिक हैं वो ज़्यादा दक्ष हैं और उनके पास जो है प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने जो है सेना में यूरोपीय अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये भी आपका एक पॉइंट बन जाता है। तो इस तरह से आप जो है ये सब पॉइंट बता सकते हो। एक और भी जो सबसे बड़ा परिवर्तन आपको इस दौरान देखने को मिलेगा वो है आपका जो है, पहले जो भी कंपनी आते थे वो एक तरह से व्यापारी के रूप में आते थे, लेकिन जब यहाँ से फ्रांसीसी की हार हो जाती है और एकमात्र शक्ति अंग्रेज बचती है तो उसके बाद आप देखोगे ये राजनीति में भूमिका निभाने लगता है। राजनीति में भूमिका ये आपको दिख जाएगा। सबसे पहले 1757 का जो प्लासी युद्ध हुआ है वहाँ भी, उसके पश्चात आपको 1764 का बक्सर युद्ध, कर्नाटक युद्ध के बारे में तो हम लोग चर्चा किए ही हैं, कर्नाटक युद्ध। और उसके पश्चात तो आपको पता ही है, चाहे वो मैसूर हो या फिर मराठा हो, सभी में जो है बीच में ये दखल देने लगे और जहाँ भी कमज़ोर शासक देखते थे वहाँ पे जो है अपना जो है रेजिमेंट या फिर जिसको कहते हैं रेजिमेंट स्थापित करके वहाँ की राजनीति में जो है हस्तक्षेप करना आरंभ कर देते थे। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख दोगे जो कि आपको सीधा सा दिख जाएगा कि इन दोनों यूरोपियन कंपनी के बीच जो संघर्ष हुआ था इसका प्रभाव भारतीय राजनीति पे सीधा सीधा दिख रहा था और आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लागू किया गया था उसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू सहायक संधि का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये सहायक संधि जो है होता क्या है। तो सहायक संधि का मतलब सीधा अर्थ होता है, अंग्रेज जो है वो प्रस्ताव देते थे किसी भी राज्य को कि आप हमारी जो है एक संधि, मतलब आप हमारे प्रस्ताव को मान लीजिए, इसके बदले में हम आपको दूसरे राज्य से सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसका मतलब सीधा हुआ, इस संधि का अर्थ क्या हुआ, इस संधि का सीधा अर्थ हुआ दुश्मन राज्यों से सुरक्षा का वचन।
अब थोड़ा और समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या था। तो इसमें यह होता था कि अगर कोई भी दुश्मन राज्य जिस राज्य को सहायक संधि के तहत लिया जाता था उस पर आक्रमण होता था, तो ऐसा माना जाता था कि वो हमला अंग्रेजों पे हुआ है और वो उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते थे। इसके बदले में अंग्रेजों के द्वारा वहाँ पर एक रेजिमेंट की स्थापना की जाती थी, रेजिमेंट की स्थापना। ये एक तरह से आप कह सकते हो सैनिक का एक दस्ता होता था, सैन्य दल, जो कि इस राज्यों की सुरक्षा में लगाया जाता था। तो ये हमने समझा बुनियादी बात, ये आखिर सहायक संधि होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि इस सहायक संधि के प्रभाव में भारतीय राजनीति में जो है क्या आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक बात और भी हम समझ लेते हैं जो हमने अभी बताया उसी से, कि सहायक संधि के परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि भारतीय राजनीति में ब्रिटिश का हस्तक्षेप, इसी से पॉइंट निकल जाता है। वो कैसे? तो ज्यों ही वो अपना जो है रेजिमेंट स्थापित करेगा तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा जिस राज्य में ये रेजिमेंट स्थापित होगा वहाँ की कूटनीतिक शक्ति अंग्रेजों के पास, क्योंकि इसमें एक कंडीशन होता था कि जिस राज्य में सहायक संधि किया गया है वहाँ का जो भी डिसीजन होगा बाहरी राज्यों के साथ अपना संबंध स्थापित करने का, वो ब्रिटिश रेजिमेंट के अनुमति से ही होगा। और ब्रिटिश रेजिमेंट कहाँ से कार्य कर रहा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल होते थे उसके आदेश पर। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि इसकी जो है स्वतंत्रता क्या हुआ, आप बाधित हो गया। तो ये आपको पहला पॉइंट लिखना चाहिए, इस पे जो है सहायक संधि के कारण भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो आर्थिक जो है शोषण या फिर आर्थिक हस्तक्षेप भी कह सकते हैं। ये कैसे? तो देखो पहले पॉइंट से ही ये दूसरा पॉइंट भी निकल जाएगा। कारण यह है कि जब ये रेजिमेंट स्थापित किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा तो उस रेजिमेंट का जो भी खर्चा होता था उस राज्य को ही देना पड़ता था। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर मान लेते हैं अवध के साथ ये एक प्रकार का सहायक संधि किया गया, तो अवध राज्य का ही कर्तव्य बनता है कि अंग्रेजों ने जो उसके पास एक रेजिमेंट स्थापित किया है तो उसका खर्च जो भी आता है उसका भुगतान अवध राज्य के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो रेजिमेंट या सैन्य खर्चों का बोझ सहायक संधि किए गए राज्यों पर थोपा जाना। दूसरा आप क्या कारण बता सकते हो? तो कई बार इसमें देखा गया कि जो राज्य जो है इस जो है कर को या फिर इस रेजिमेंट के खर्चे को संभालने में नाकाम होते थे, उन्हें अपना कुछ राज्य भी यानी अपना कुछ राज्य का क्षेत्र भी देना पड़ जाता था। इससे क्या होता था? इससे अंग्रेजों को बिना किसी लड़ाई लड़े हुए एक अच्छा खासा क्षेत्र मिल जाता था जिससे वो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता था। तो ये आप देख रहे हो कि भारतीय राजनीति में कैसे परिवर्तन आ रहा है। अगला पॉइंट की अगर बात करें तो उसमें हम देख लेते हैं सेना में क्या परिवर्तन आया। तीसरे पॉइंट में आप बता सकते हो सेना में परिवर्तन। इसमें आपको यह दिखेगा कि जब संबंधित राज्य रेजिमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गया तो अपना सैनिक जो है बहुत ही कम रखता था, मतलब सीमित मात्रा में सेना रखना। इससे क्या हुआ? तो इसके कारण आप देखोगे कि जो राज्य थे यहाँ पर या तो आंतरिक कला या फिर वो शासक कमजोर होते थे तो अंग्रेज यहाँ पर क्या करते थे, उन राज्यों को अपने में मिला लेते थे। तो एक तरह से आप यहाँ पे कह सकते हो कि उनकी जो है सामरिक सुरक्षा
सामरिक सुरक्षा बाधित हुई। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो। अगले पॉइंट के रूप में इसी को हम थोड़ा विस्तार दे सकते हैं कि बिना युद्ध लड़े हुए क्षेत्रों को प्राप्त करना। इसी को हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप बताओ, जब राज्य कमजोर हो रहा है तो वहाँ पे युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ पे सैनिक जो है पहले से मौजूद है, वो जो है इसकी खुफिया जानकारी जो है कंपनी को शेयर कर देती थी, और जो है यहाँ पे एक जो है कठपुतली नवाब बना के जो है सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए, और बाकी जो है वहाँ के रेवेन्यू पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। तो ये एक तरह से आपको देखेगा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। ऐसा उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य जो था वह हैदराबाद था। उसके बाद आप सुना भी हो गया अवध, बाद में फिर मैसूर के साथ भी किया गया, और अंत में तो आप लोग को पता है कि मराठा जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति थी, और जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो उनके साथ भी लास्ट में वही हल किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट में आप बता सकते हो कि इसके कारण जो है आंतरिक सुरक्षा भी बाधित हुई। वो कैसे? तो एक तरह से आप देखो कि अंग्रेजों के द्वारा प्रयास यह किया जाता था कि रेवेन्यू के ऊपर तो मतलब अपना कब्जा कर लिया जाता था, लेकिन वहाँ पे जो है एक डुप्लीकेट नवाब या फिर कह सकते हैं नाम मात्र का नवाब वहाँ पे रखा जाता था, जिस वजह से नवाब की तो बदनामी होती थी, क्योंकि उसके पास तो कुछ होता नहीं था करने के लिए, लेकिन जनता से तो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो इस वजह से नवाब की तो बदनामी होती थी, और इस पर्दे के पीछे जो है अंग्रेज जो है अपना जो है माल जो है ऊपर करते रहते थे। तो इसके निष्कर्ष में क्या कहा जा सकता है? तो आप निष्कर्ष में बता सकते हो कि सहायक संधि न केवल संप्रभुता को सीमित कर रहा था, बल्कि अंग्रेजों की प्रभुत्व की ये स्थापना एक तरीके से कर रहा था। और इसी प्रकार से आप देखोगे कि इसी की अगली कड़ी भारत में जो एक औपनिवेशिक शासन स्थापित हो पाया, तो ये कहीं ना कहीं इसके जड़ में शुरू से सहायक संधि काम कर रहा था। तो इन सभी पॉइंट को बता के आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 1857 के क्रांति के ऊपर, चूँकि आप देखोगे कि ये जो है बहुत वेल नोन क्वेश्चन है और इसके ऊपर बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि 1857 के ऊपर सबसे जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, 1857 की क्रांति के कारण एवं परिणाम को बताइए। पता है आप लोगों को कि 1857 की क्रांति जो है भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया था। तो आइए एक बार हम फिर से समझ लेते हैं उसके कारण क्या थे। आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, तो हम सिर्फ जो है यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट करेंगे जो कि आपके आंसर राइटिंग में आने ही चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे आपको राजनीतिक कारण। हम यहाँ पे पहले कारण ले रहे हैं, फिर बाद में आएंगे हम इसके परिणाम पे। तो राजनीतिक कारण में क्या था? तो ब्रिटिश के द्वारा जो है राज्यों का विलय किया जा रहा था, राज्यों का विलय। तो राज्यों के द्वारा विद्रोह किया गया, और ये जो है सबसे मेन कारण के रूप में आपको बता सकते हो, या फिर इसी में आप बता सकते हो अंग्रेजों की विस्तारवाद नीति। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, ये हमारा रहा पहला कारण। दूसरा कारण आप बता सकते हो प्रशासनिक में। इसमें था जो है अंग्रेजों का जटिल कानून एवं न्याय व्यवस्था में दोहरापन। मतलब जो अंग्रेज होते थे उनके साथ जो है बहुत रियायत का काम किया जाता था, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन वही भारतीय मूल के लोग जो हैं उनके साथ जो है अन्याय यहाँ पे देखने को मिलता था, जो कि 1857 की जो क्रांति हुआ है उसमें एक प्रमुख कारण के रूप में उभरा है। तीसरा कारण हम लोग देख लेते हैं। तीसरा में आप बता सकते हो आर्थिक कारण। हम यहाँ पर जानबूझ के अलग अलग डायमेंशन ले रहे हैं ताकि जो है एक साथ आप बहुत चीज़ों को एक साथ पिरो सके।
आर्थिक कारण में बता सकते हो करों की वृद्धि, चूँकि अंग्रेज आए ही थे यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, तो यहाँ पे जो किसान होते थे उनके उपज का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा वो टैक्स के रूप में ले लेते थे। तो ये आप बता सकते हो। दूसरा आर्थिक कारण में ही बता सकते हो कि यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे, कुटीर उद्योग की समाप्ति, इसके क्या कारण हुए? इसके कारण आप देखोगे बेरोजगारी, गरीबी, ये सब बढ़ा, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में उभरा। और तीसरी बात इसी में आप बता सकते हो, जो राज्यों का विलय अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था तो वहाँ के जो जमींदार होते थे उसकी जो है जमींदारी चली जाती थी। तो इस वजह से आप देखोगे कि इस 1857 के विद्रोह में बहुत ही भारी संख्या में जमींदार भी आए थे, क्योंकि उनकी जो है जमींदारी चली गई थी। तो ये आप कह सकते हो जमींदारी जाना है। तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिया। अगले पॉइंट में जैसे एक लिख सकते हैं सामाजिक कारण, इसको आप बता सकते हो सामाजिक और धार्मिक कारण भी, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही होता है, सामाजिक और धार्मिक कारण। तो यहाँ पे क्या समस्या था? तो अंग्रेजों के द्वारा ईसाई मिशनरी को प्रवेश दिया गया था, जिसके कारण यह हुआ कि भारतीयों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने का प्रयास। इससे जो है भारतीयों को लगा कि हमारा जो है कल्चर जो है खतरे में है। इस वजह से आप देखोगे कि इनके मन में असंतोष आया और इन्होंने भी जो है तेज गति से इस विद्रोह को समर्थन दिया। अगले पॉइंट में हम बता सकते हैं एक तत्कालिक कारण ले लेते हैं, और इसे भी आप सैन्य कारण से भी जोड़ सकते हैं। इसमें आप लोगों ने सुना होगा कि एनफील्ड राइफल का इस समय प्रयोग किया जाता था। एनफील्ड राइफल, इस राइफल के कारतूस में जो है गाय एवं सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ये प्रॉब्लम कहाँ था? तो गाय आप लोग जानते हैं हिंदू के लिए पवित्र माना जाता है, और सूअर जो है इस्लाम धर्म के में वर्जित है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि हिंदू एवं मुस्लिम जो दोनों सैनिक थे वो इस चीज़ का विरोध करते हैं, और ये जो है सबसे तात्कालिक कारण के रूप में उभरता है। तो यहीं से आपने सुना भी होगा कि मंगल पांडे नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो सबसे पहले विद्रोह की आरंभ करते हैं, और धीरे धीरे ये विद्रोह जो है मेरठ होते हुए जो है दिल्ली तक पहुंचता है, जहां पे बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना जाता है, और यहीं से आप देखोगे कि पूरे भारत में ये विद्रोह फैल जाता है। तो इतना कारण आप बता दोगे, हालांकि और भी कारण बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मोटा मोटी इतना हम लोग चर्चा कर देंगे तो आपका काम हो जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके परिणाम के ऊपर। तो परिणाम में मुख्य रूप से हम देखेंगे राजनीतिक परिणाम क्या हुआ। परिणाम में हम बात कर लेते हैं राजनीतिक। तो इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन आता है 1858 का एक्ट, और इसमें घोषणा किया जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन जो है छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में लाया जाता है। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, और शासन किसके हाथ में चला गया? तो ब्रिटिश क्राउन के पास, ब्रिटिश क्राउन। तो अब सवाल उठना चाहिए ये क्राउन क्या होता है? तो क्राउन कुछ नहीं होता है, ब्रिटेन की महारानी या फिर जो महाराजा होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं जिनके हाथ में वहाँ के सत्ता का ताज होता है, उसे क्राउन कहा जाता है। ये बस जो है इतना ही है और कुछ नहीं है। तो इसका शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, बस यहाँ पर इतना समझना है। दूसरा परिणाम जो आप इसमें मुख्य रूप से बता सकते हो, उसमें देखोगे कि प्रशासनिक परिवर्तन आए हैं।
प्रशासनिक परिवर्तन। वो क्या? तो पहले क्या होता था, जो भारत का शासन चलाया जाना था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होते थे उनके द्वारा चलाया जाता था। लेकिन अब चूंकि जो है सत्ता का परिवर्तन हो गया है और ब्रिटिश क्राउन के अनुसार शासन चलाया जाना है, तो एक पद नया सृजित किया गया जिसे भारत सचिव कहते हैं। ये इंग्लैंड में काम कर रहे थे। ये होता था, ये जो ब्रिटेन का संसद जो है, ब्रिटेन का संसद, उसी का एक सदस्य को जो है, मतलब वहाँ के जो मंत्री होते थे उसको नियुक्त किया जाता है भारत संबंधित जो है जो भी घटनाएं हो रही है उसके संबंध में देखभाल के लिए। तो और कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पर ये समझना है। तो ये परिवर्तन आपको दिखेगा प्रशासनिक रूप में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा मुख्य परिवर्तन क्या हुआ। तो उसमें आप देखोगे कि महारानी के द्वारा घोषणा की जाती है कि भारतीय क्षेत्रों का अब विलय नहीं किया जाएगा, विलय नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक पॉइंट और भी बता सकते हो कि 1857 ईस्वी की क्रांति का ही परिणाम था कि भारतीय क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना का उदय आरंभ हुआ। मतलब अब जो है इन लोगों को लगने लगा कि भारत जो है हमारा क्षेत्र है और जो है इसके लिए हमें एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। ये अभिव्यक्ति जो है आपको 1857 क्रांति के बाद ही दिखता है। तो आप इतना अगर पॉइंट बता सकते हो तो अच्छा है। एक दो पॉइंट अगर आप मिस भी कर जाएं तो कोई बात नहीं है, इससे आपका जो है काम हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग जो है अगले क्लास में कुछ और भी जो क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया के उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।